हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इससे पहले हमारे पास जितना भी प्रोग्रेशन था, एपी प्रोग्रेशन था, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, वो सारा कर लिया है। उससे रिलेटेड जो ट्रिक है वो भी हमने कर लिया, तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं बात कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की। और जो हमारे पास पार्ट किसका है, ग्रेजुएशन का है। ठीक है, तो जो मैं आपको बता दूं, पहले ग्रेजुएशन का पार्ट है जो हमारे पास। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता क्या है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और चीज होती है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। तो बाउंडेड अनबाउंडेड और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों पता होने चाहिए, फिर ही हम इसकी कुछ रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इसकी जो थ्योरम्स, प्रॉपर्टी समथिंग है, वो सारी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कन्वर्जेंट होता क्या है। तो जब हमने सेट किया था, सेट वाली एक थ्योरम की थी जो थी, आई थिंक नेबरहुड से रिलेटेड। ठीक है, हाँ, नेबरहुड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि नेबरहुड क्या होती है हमारे पास। जो भी हमारे पास जैसे ये पॉइंट है कोई ए और ये कोई पॉइंट है बी, तो इसके जो आसपास वाली होती है वो क्या होती है, नेबरहुड। इसके अंदर वाली सारी क्या है, इसकी नेबरहुड है। और ये पॉइंट, अगर हम पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के आसपास की इधर वाले और इधर लेफ्ट राइट दोनों साइड के जो पॉइंट होते हैं उसको हम बोलते हैं नेबरहुड। जहाँ हिंदी में हम अगर सिंपल बात करें तो जैसे हम क्या कह सकते हैं, हमारे आस पड़ोस में होता है जो। ठीक है, तो जो भी पॉइंट आएगा हमारे पास, ये कोई जैसे जहाँ पे पॉइंट आ गया तो उसके आसपास वाली जो वैल्यूज होंगी ना हमारे पास, वो क्या होंगी, सारी उसकी नेबरहुड होती है। ठीक है, अब कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है। ठीक है, तो कन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है कि कन्वर्ज कर रही है वैल्यू। ठीक है, तो जब हम करेंगे ना लिमिट कंटिन्यूटी, लिमिट में भी हमारे पास कन्वर्जन का यूज होता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देख लो। लिमिट पे भी हमारे पास जो लिमिट होती है वो क्या होती है, जैसे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो उसका मतलब क्या था कि अप्रोच कर रही है, उसको टेंड कर रही है। जैसे मान लो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो होता था हमारे पास। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मान लो जहाँ पे -1 है, जे हमारे पास 1 है और जे हमारे पास 0 है। तो अब क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो हो रही है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो ये हमारे पास अप्रोच होकर टेंड किस तरफ हो रही है, जीरो के पास। और इधर राइट हैंड साइड से देखें तो इधर भी हमारे पास टेंड होकर किस तरफ जा रही है, जीरो के पास। इसी तरह से हमारे पास जिस तरह पे टेंडिंग हो रही होती है, जिस तरह से अप्रोच कर रही होती है, वही चीज हमारे पास क्या होता है, वही चीज हमारे पास कन्वर्ज भी हो रही होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास लिमिट की होती है ना चीज, वही हमारे पास कन्वर्ज भी होता है। तो इसका हमारे पास लिमिट में काफी यूज होगा, तो इसलिए मैंने अभी बता दिया आपको। अब क्या है हमारे पास लिमिट, कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास आता था, इसमें कन्वर्जेंट का जो सिंपल है, जनरल अगर डेफिनेशन देखें तो वैसे जनरल तो आएगी नहीं आपको डेफिनेशन, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे होता था हमारे पास, मान लो लिमिट के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स एन मान लो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स और लेस देन इक्वल टू एल हो जाता है। ठीक है, जो हमारे पास कोशिश है थ्योरम में, तो मैं बता भी दूंगा लास्ट में। अब एल लेस देन जीरो हमारे पास जहाँ पे क्या आ जाता है, लेस देन जीरो है ना। अब हमारे पास क्या है, जैसे जीरो लिया ना, अब एल की पॉइंट क्या है हमारे पास, एल मान लो अगर हमारे पास जीरो के पास है तो जीरो के पास ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, सिंपल सिंपल अगर बात करें कन्वर्जेंट होता क्या है, तो जिस चीज पे वो क्या हो रही होती है, कन्वर्ज हो रही होती है वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे पास बात करें जहाँ 1 की, तो 1 के पास वो क्या हो रही होगी, 1 से थोड़ी सी लेस होगी, 1 से थोड़ी सी ग्रेटर होगी। तो इस तरह से कोई हो सकती है चीज, लेकिन इक्वल टू नहीं होती है वो। तो वो चीज क्या हो रही है, तो कन्वर्जेंट हो रही होती है कि उसको अप्रोच कर रही होती है चीज। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे सिंपल था, ये थोड़ा सा बताना ही था, बाकी इसका यूज नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमारे पास कन्वर्ज कब कर रही है, जब क्या होगा, वो कन्वर्ज कर रही होगी 1 के पास, मान के चलो एल मान लो या 1 मान लो, तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है। अगर वो कन्वर्ज नहीं हो रही है, जब पॉइंट है कोई, वहां से क्या कर रही है, इधर भी दूर जा रही है, इधर भी दूर जा रही है, उसके पास कन्वर्ज ही नहीं कर रही, तो वो क्या हो जाती है, हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाती है। ठीक है, और बाउंडेड एंड बाउंडेड तो आपको मैंने बता ही दिया था। जैसे हमारे पास मान लो ओपन इंटरवल है ए और बी, तो अब हमारे पास क्या है, जो बाउंडेड थोड़ी है ना, जो हमारे पास जितनी मर्जी वो बाहर जा सकता है। ए का मतलब यही होता है ना कि ए को इंक्लूड हमारे पास नहीं कर, मीन्स कि अगर हम इसको बाउंड क्या कर दिया, ओपन इंटरवल से। लेकिन अगर हम बात करें इस तरफ, तो जो हमारे पास क्या जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये क्या है, बाउंड नहीं हो रही। बाउंड का मतलब होता है उसकी बाउंड्री बना देनी। यही अगर मैं क्या कर दूं, क्लोज इंटरवल बना दूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि ए तक ही है, ए तक ही ये हमारे पास सीमित है। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज बाउंड हो जाती है वो हमारे पास बाउंडेड हो जाती है। जो हमने किया था हैनी-बोरल थ्योरम में भी किया था, वो क्या था हमारे पास, हैनी-बोरल थ्योरम थी हमारे पास जो की थी हमने,
तो हैनिबल थ्योरम में क्या था कि सब स्पेस इन रियल स्पेस हमारे पास अगर वो क्या हो जाए हमारे पास कंपैक्ट होती है तो वो क्या हो जाती है, इफ एंड ओनली इफ हमारे पास क्या होती है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड भी होती है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड है तो जो कोई चीज क्लोज्ड होगी तो वो हमारे पास अपने आप ही बाउंड हो जाएगी, तो इसकी बाउंड्री बन जाती है। ठीक है, तो वो बाउंडेड होता है, और जिसकी हमारे पास बाउंड्री नहीं है कोई तो वो अनबाउंडेड होता है। ठीक है, तो जो पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ समझ में आएगा, अदरवाइज सीधा तो फिर आपके लिए वो क्रैम हो जाएगा जो भूल जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसको, जो भी मैंने बोला तो आप अपनी लैंग्वेज नोट्स में लिख सकते हो साथ साथ में। ठीक है, तो अभी ऐसे मैंने तो जहाँ बताया नहीं कुछ, तो इसलिए मैंने कहा कि साथ में नोट्स बनाओ तो आपको समझ में आएगा कि लिखना क्या है। तो अब हम बात करते हैं सीधी सीधी की बाउंडेड होती क्या। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता भी दिया था कि बाउंडेड क्या होती है हमारे पास, कन्वर्जन या डाइवर्जन दोनों ही बता दिया अगर हमारे पास। तो ये क्या होती है, टू टाइप से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एक तो क्या हो जाती है हमारे पास, जैसे बात की हमने, एक तो सीक्वेंस होगी और एक क्या होगी हमारे पास, सीरीज होगी। ठीक है ना, अब सीक्वेंस क्या होती है, 1 2 3 सोन अप टू, जिसमें कोमाज लगे होते हैं। और सीरीज क्या होती है, जिसमें हमारे पास ऑपरेशन लगे होते हैं, प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। अरिथमेटिकली ज्योमेट्रिक की बात करें तो मल्टीप्लाई डिवाइड का ऑपरेशन लगता है। तो ये हमारे पास है। और सबसे पहले करते हैं हम सीक्वेंस के लिए। ठीक है, पहले सीक्वेंस फिनिश करेंगे। वैसे ज्यादा अगर क्वेश्चन सीक्वेंस से आते हैं, सीरीज से एक दो क्वेश्चन आएगा तो मैं 3 4 थ्योरम से जो बता दूंगा आपको। बाकी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अभी सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कन्वर्जेंट क्या होता है और डाइवर्जेंट क्या होता है, कोडिंग तो देख रहे हैं हम अभी सीक्वेंस के। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो जब सीक्वेंस होती है तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो जो भी सीक्वेंस होती है उसको हम क्या करते हैं, या तो ये लिखते हैं इस तरह से, ए एन लिख लेते हैं। एक तो ये हमारे पास होता है और दूसरा क्या होता है, ए एन। ठीक है, तो एग्जाम में आपको वो बताएगा नहीं कि जो सीक्वेंस है, सीरीज है, वो कहाँ से पता चलेगा आपको, नोटेशन से। ठीक है, सॉरी, नोटेशन से पता चलेगा आपको कि वो सीक्वेंस है कि सीरीज है। जैसे इस तरह की नोटेशन आई कोई भी तुम्हारे पास, आप मान के चलो क्योंकि वो सीक्वेंस है। और सीरीज की बात आई तो सीरीज में हमारे पास समेशन दिया होगा, ये सम के लिए होता है और ये हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए होता है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों बताए थे। तो जब सीरीज आएगी तो तब उसकी मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी सीक्वेंस को मान के चलो तो ये दो सिंबल होते हैं हमारे पास सीक्वेंस के। ठीक है, अगर ये दोनों सिंबल है तो मीन्स की हमारे पास जो भी सीरीज दी है वो क्या है हमारे पास, सीक्वेंस में दी है। सॉरी, हाँ सॉरी, जो दिया हमारे पास वो सीरीज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वो क्या है, सीक्वेंस में दिए, तो हम सीक्वेंस के फार्मूले लगाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला हम वो करते हैं जो हमारे पास, इसको आप प्रॉपर्टीज मान के चलो, थ्योरम मान के चलो, या शॉर्टकट क्या है अभी, लेकिन हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए जो भी है हमारे पास फार्मूले। इसके बाद ही हम क्वेश्चन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कर रहा हूँ क्या आएगा हमारे पास, मैं मान के चलूँ कि ए एन हमारे पास है, सीक्वेंस है। ठीक है, अगर इस तरह के सिंबल ये भी लिख सकता हूँ, दोनों सेम बात है। ए एन इज इक्वल टू दिया है हमारे पास बी की पावर एन। अगर इस तरह से दिया है हमारे पास तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी किस तरह से हमारे पास क्या होगी, तो इसमें हमारे पास जो आएंगे अब वो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, अगर हमारे पास क्या है, जहाँ पे बी है ना, तो ये अगर बी ग्रेटर देन 1 है, एक कंडीशन बी ग्रेटर देन 1 के लिए होगी। ठीक है, सिमिलरली एक कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, इसमें 2 3 कंडीशन आएगी। तो उसके बाद मैं क्या लिख देता हूँ, -1 से लेकर बी और लेस देन इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमारे पास कंडीशन आएगी बी जब इक्वल टू -1 होगा, और एक कंडीशन आएगी बी लेस देन इक्वल टू होगा -1। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन आएगी इसमें हमारे पास। अब जहाँ पे क्या आ सकता है हमारे पास, आ सकता है सीक्वेंस 2 की पावर एन। ठीक है, -1 की पावर एन, कुछ भी आ सकता है ना। तो ये हमारे पास नीचे जो बेस आ रहा है वो हमारे पास वही हमने चेक कर रहे हैं, 1 से ग्रेटर देन, जैसे 2 है तो -1 क्या है हमारे पास, इस तरह से इक्वल टू -1 है, -2 आ गया तो -1 से बड़ा, 1 से छोटा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी आ सकता है, वो एग्जांपल के साथ पता चलेगा। अब ये 4 प्रॉपर्टीज आती हैं तो इससे हमें देख के पता चल जाएगा कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, और हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका सोल्व का एक फार्मूला भी होता है। ठीक है, थ्योरम होती है, तो वो करने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, कम से कम 2 मिनट आपके लगेंगे। तो वो तो इससे अच्छा छोड़ना ही ठीक होगा उस हमको फिर, तो जिसके तो शॉर्टकट अप्लाई होते वही करेंगे हम। ठीक है, तो इससे सारे कन्वर्जेंट वाले से हम निकल भी जाएंगे जो पावर वाले होंगे। ठीक है, और सबसे पहले क्या है, अगर बी हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज ए एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, तो ये डाइवर्जेंट है। इसके बाद अगर हमारे पास ये क्या है, -1 से तो बड़ा है लेकिन 1 के इक्वल हो सकता है, जब 1 से छोटा है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ पे ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर हमारे पास बी इक्वल टू -1 आ गया तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओसिलेटरी फाइनाइट। ओसिलेटरी ओसिलेट फाइनाइट लिख देते हैं, चलो ओसिलेट फाइनाइट।
और इसके बाद हमारे पास अगर -1 से भी नीचे चला गया हमारे पास, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, जो ए एन होती है वो क्या, जहाँ ए एन आना है साथ में, ठीक है, ए एन ऑसिलेट है, तो जहाँ पे ए एन इज क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट चला जाएगा ना, -1 से लेस देन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाएगा, ए एन इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 आ सकते हैं, चारों में कुछ भी आ सकता है, तो वो आपने ध्यान से ध्यान में देना है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, अगर बी ग्रेटर देन 1, अब हम एग्जाम्पल ही करके बताता हूँ आपको 2 चीज। तो अगर हमारे पास मान लो एक मान के चलते हैं 2 की पावर, जैसे मैंने मान ली n, ठीक है, एक क्या मान लेते हैं 1 की पावर n, एक मान लेते हैं -1 की पावर n, और एक क्या मान लेते हैं -2 की पावर n, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल ही मैंने चारों के साथ अब बी को हम क्या मानेंगे, जो बेस होगा, ठीक है, तो बेस की पावर n मीन्स की बी की पावर n, तो ये क्या होगा, अब बी हमारे पास हमने देखना है, तो बी 1 से ग्रेटर देन, अगर 1 से ग्रेटर देन तो ये क्या हो गया हमारे पास, डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, बी इक्वल टू 1 है, जब उससे लेस होगा, तो बी इक्वल टू 1 है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। -1 के इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओसिलेटरी फाइनाइट हो जाएगा। अगर -2 -1 से लेस देन है, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी हमारे पास, और इस तरह के क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसके रिलेटेड हमारे पास इस तरह से कोई भी सम आ सकता है, ठीक है। तो आपने ध्यान में क्या रखना है, बस आपने देखना है पहले तो क्या है कि ये सीक्वेंस है कि सीरीज है, ये देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही सीरीज होती है ना, तो ये चीजें उलट हो जाती, ठीक है ना, कई जगह नहीं भी होगी और कई जगह होगी, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। इसलिए मैं साथ साथ में कंपेरिजन करवा रहा हूँ कि दोनों में बड़ा फर्क होता है सीक्वेंस सीरीज में। यही अगर आ जाएगा हमारे पास समेशन ए एन आ जाता है जहाँ पे, तो वही चीज हमारे पास ये डाइवर्जेंट नहीं होती, ये कन्वर्जेंट नहीं होती, उलट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है कि सीक्वेंस तो पहले देखना है कि है कि नहीं, ठीक है। तो ये सिंबल से पता चलेगा, दोनों सिंबल से कि वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस दी है बी की पावर किसी भी समथिंग की पावर n है, तो क्या होगा, अगर बड़ा है हमारे पास, तो हमने पता क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि जब हमने मान के चलना हमेशा कि 1 को कन्वर्ज होता है, कोई भी चीज है ना कि 1 के पास आ रही है अगर हमारे पास वो, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो कन्वर्जेंट होगी। 1 से दूर जा रही है तो वो हमारे पास डाइवर्जेंट होगी, यह अपने मान के चलना है सीक्वेंस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलना है वैसे याद रखने के लिए, ठीक है। अदरवाइज कन्वर्जेंस किसी पॉइंट को भी हो सकती है, अगर 1 को मान के चले, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से 1 है तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। अब क्या है 1 से बड़ा मीन्स की 1 से बड़ा तो बाहर की तरफ जा रहा है ना, ये 1 से बड़ा, तो ये 1 से बड़ा बाहर की तरफ चला गया, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि 1 के पास कन्वर्ज नहीं कर रहा। इसी तरह हमारे पास उसने बोला -1 से बड़ा मीन्स की -1 इधर होगा कहीं, उससे बड़ा है हमारे पास बी, और हमारे पास 1 के इक्वल है, जब 1 से लेस देन हो सकता है, तो 1 के इक्वल आ गया ना, जब 1 के इक्वल ही आ गया हमारे पास, तो हमें और कुछ देखना ही नहीं, इसको तो कन्वर्ज करवाना था, उसके इक्वल आ गया, तो जी हमारे पास कन्वर्जेंट हो गई है। सिमिलरली अगर हमारे पास उसने बोला -1 के इक्वल है, तो -1 के इक्वल है मीन्स की इधर चला गया ना हमारे पास, -1 जहाँ कहीं होगा -1, ठीक है, तो उसके इक्वल है मीन्स की 1 के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, और 1 को आएगी भी नहीं, क्योंकि उसने एक ही वैल्यू बताई है, तो इधर उधर तो जा ही नहीं रही, वैल्यू फिक्स है वहाँ -1। तो जब -1 वैल्यू फिक्स है, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं हमारे पास, वो ऑसिलेटरी फाइनाइट है, ठीक है। और ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको, उसका मतलब होता है कि ना तो ये डाइवर्जेंट और ना ही ये कन्वर्जेंट, तो इस तरह से आप देख सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास इधर उधर भी नहीं जा रही, 1 से इधर भी नहीं जा रही, 1 से इधर भी नहीं जा रही, तो इसलिए डाइवर्जेंट भी नहीं होगी, और कन्वर्जेंट तो है ही नहीं, क्योंकि 1 के पास है नहीं, कन्वर्जन नहीं कर रही उसको, तो ये क्या हो जाता है, ऑसिलेटरी फाइनाइट, क्योंकि एक ही पॉइंट है इसमें, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गई है। अब हमारे पास 1 से लेस देन है, तो ये फाइनाइट नहीं ना, -1 से लेस देन काफी सारे पॉइंट हो गए, तो ये हो जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आएगा होगा, अब कभी भूल नहीं पाओगे आप, तो मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि किस तरह से इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन 1-2 वीडियोस में जितना भी आया एक बार देख लोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दोबारा आपको कहीं से देखना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान से सुनोगे, इसको कट करके देखोगे तो आपका ही नुकसान है, अदरवाइज लिखने से तो अगर बात करेंगे तो वो बुक में भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको है कि समझो, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, अभी करते हैं हम सेकंड की बात। तो सेकंड हमारे पास अभी क्या कह रहा है, अब हमारे पास अभी इससे पहले तो की थी एक की, अब हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, ए एन और बी एन, दो हमारे पास सीक्वेंस दी है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है तो सीक्वेंस ही होगी, सीक्वेंस दी है हमारे पास, दिया है उसने ए एन एंड ए आर, हमारे पास 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, ए एन भी कन्वर्जेंट है और बी एन भी कन्वर्जेंट है। अगर दोनों कन्वर्जेंट है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, कह रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू
इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ए, और दूसरी को हम क्या जे ए के लिए भी लिख सकते थे, अगर जे है हमारे पास तो इसका लिए क्या आ गया एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जे आ गया बी एन इज इक्वल टू बी। ठीक है, इतनी चीज हमारे पास गिवन दी है। ठीक है, अगर ये दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट का ही होता है कि अगर कोई चीज कन्वर्जेंट है तो वो इक्वल टू इसकी होती है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, तो जो दोबारा थ्योरम में समझाऊंगा, इसको अभी याद रख लो। तो जो मैं अलग से पॉइंट लिख के बताऊंगा आपको कि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू ए का मतलब क्या है कि फाइनाइट वैल्यू, अगर वो फाइनाइट वैल्यू की इक्वल आ जाती है तो कन्वर्जेंट होती है, अगर फाइनाइट की इक्वल नहीं आती तो वो डाइवर्जेंट होती है। तो अलग से थ्योरम में करवाता हूँ मैं बाद में वो, वैसे अभी आपके लिए ये याद रख लो। ठीक है, ए एन कन्वर्जेंट थी तो ये हो गया, बी एन कन्वर्जेंट थी तो ये हो गया। ठीक है, जो इफ एंड ओनली इफ होता है जहां से ये बन जाता है और जहां से ये बन जाती है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। अब हमारे पास जहां से ये प्रॉपर्टीज आएंगी कुछ। ठीक है, तो क्या आएगी हमारे पास, अगर ये कन्वर्जेंट है ना तो आ जाएगा कि लिमिट जो एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करेगी ना, लिमिट एन अप्रोच टू जो इन्फिनिटी को करेगा ना हमारे पास मोड ऑफ ए एन, वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, मोड ऑफ ए के हो जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहेगा अगर लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कर रही है ना, वो माइनस ऑफ ए एन हो गया, तो जहाँ पे भी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास, थर्ड कह रही है हमारे पास कि अगर लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, के ऑफ ए एन कर रहे हैं, तो वह इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ऑफ ए के हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया हमारे पास, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कर रही है अगर, तो ए एन प्लस माइनस का बी एन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी। अब प्लस माइनस क्यों लिखा कि माइनस की, अगर प्लस है तो जहाँ प्लस है माइनस है माइनस, क्योंकि ऊपर है ना, अगर जहाँ पे माइनस प्लस लिख देता है तो मतलब कि प्लस के लिए माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, तो सेम लिखा है दोनों जगह, तो जब प्लस होगा तो जहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो आप अलग अलग करके लिख सकते हो, एक साथ लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करिएगा तो 1/bn है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/b। सिमिलरली ये ए के लिए भी होगा। ठीक है, अगर बी एन के लिए किया तो ये ए एन के लिए भी हो सकता है ना, 1/an होगा तो 1/a हो जाएगा। इसके अलावा सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, कह रही है कि लिमिट अगर एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कर रहा है तो ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन का हम देख सकते हैं जहाँ से ए एन का क्या था, ए बनता था, तो ए बन गया 1/bn का बी बनता है तो बी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो काफ़ी सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी किसके साथ आई है, जो पहली हमने प्रॉपर्टी की थी तो उसमें कहीं भी इन्फिनिटी थोड़ी ना हो रहा था, वो सिंपल सीक्वेंस थी, तो इसने क्वेश्चन ही बताया था कि लिमिट को अप्रोच कर लिया कोई का नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या है, लिमिट को अप्रोच करी हो इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी के लिए हमारे पास ये 6 प्रॉपर्टीज आ गई हैं कि अगर ए एन मोड में है तो ये आएगा, माइनस में है तो माइनस, मीन्स की ये तो हमारे पास दिया है, तो जो ऐसा हमारे पास इधर होगा ना ऑपरेशन लगेगा, वैसा ही ऑपरेशन राइट हैंड साइड लग जाएगा। जहां मोड लगा तो जहां इसके साथ मोड लग गया, जहां माइनस लगा तो इधर भी माइनस हो गया, के से मल्टीप्लाई तो इधर भी के से, प्लस माइनस तो यहाँ भी प्लस माइनस। ठीक है, तो सिंपल वही चीज ऑपरेशन लग रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड में वही ऑपरेशन आ जाएगा, अगर हमारे पास वो चीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो सबसे पहले तो हमें ये गिवन भी होना चाहिए प्रिकॉशन में कि ये कन्वर्जेंट है, अदरवाइज हमें पहले प्रूव करना होगा कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। ठीक है, तभी हम ये प्रॉपर्टीज लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था हमारे पास सेकंड। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट इसका, जो थर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी एक हिसाब से आपके ना शॉर्टकट ही है सारे, इसको ना ध्यान से रख लो, फिर मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि क्या किस लिए जहाँ पे यूज हो गए क्या होंगे। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं कि थर्ड किस तरह से आ सकता है। तो पहले तो मैंने बाउंडर बताया था ना, तो बाउंडर के साथ मैं रिलेशन बता देता हूँ थोड़ा सा, हमारे पास वो भी आएगा कि अगर हमारे पास कोई क्या है सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है ना, तो वो क्या होगी हमारे पास, डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड होगी। ठीक है, तो बाउंडर तो मैंने बोला था कि अगर जैसे 1 पे पास आ रही है इधर से भी तो बाउंड ही हो रही है ना, इसके पास आके बाउंड हो रही है वो वैल्यू, तो बाउंड तो होगी, लेकिन डिक्रीज हो रही है क्योंकि इसी तरफ आ रही है। इंक्रीज हो रही होती तो इंक्रीज तो इनफाइनाइट जा सकती थी दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, अगर वो डाइवर्जेंट है तो क्या होगा, वो इंक्रीज होगी और साथ में क्या होगी, वो बाउंडेड है तो नॉन बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। अगर आपके पास क्या दिया होगा कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग और बाउंडेड दिया है तो वहां से भी आप देख सकते हो कि वो डाइवर्जेंट है, अगर वो दिया है सॉरी अनबाउंडेड है, जहाँ पे बाउंडेड और डिक्रीजिंग है तो वो कन्वर्जेंट है। तो इस तरह से भी आपको आ सकता है, हो सकता है कि सीधा आपको ना आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट इसका, भी फोर्थ पार्ट में क्या हो सकता है।
तो जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको अलग से एक प्रॉपर्टी करवाऊंगा, वो मैंने पहले भी की। तो क्या आएगा हमारे पास, अगर सीक्वेंस है हमारे पास वो क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। इफ हमारे पास मान लो ए एन कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस जहाँ से आ गया ना सिंबल से, इज कन्वर्जेंट, अगर वो कन्वर्जेंट है तो क्या हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा हमारे पास कि उसकी जो लिमिट होगी ना एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है। फाइनाइट नंबर बोल सकते हैं, वैल्यू कुछ भी नंबर लिख लो चाहे, ठीक है। तो जहां पर मैंने क्या किया था, जो सेकंड हमने थ्योरम जो किया उसमें प्रॉपर्टीज में क्या किया था, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू ए दिया था। तो ए क्या है, अपने आप में फाइनाइट वैल्यू है ना, तो वहां पे हम मान के चले थे कन्वर्जेंट है और इक्वल टू जी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर ये हमारे पास गिवन में इस तरह से दिया हुआ है ना वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, चलो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन। मान लो हमारे पास क्या दिया होगा कि ए एन इज इक्वल टू दिया है हमारे पास एन प्लस वन अपॉन में एन, इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब कब बोलेगा कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, जहाँ सीधा इस तरह से भी लिख सकता है वो, ठीक है। तो क्या लिख सकता है हमारे पास, ये बोलेगा कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो क्या है। तो क्या करेंगे, हमने कहा कि अगर कन्वर्जेंट होगी तो ये चीज अप्रोच करेगी ना, तो अगर ये नहीं किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो बस इसी को प्रूव करना है। क्या करेंगे, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करवा दो, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करवा दिया, एन प्लस वन। अब देखो ऐसे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास किया तो जे इनफाइनाइट बन जाएगा, इसमें किया तो वन अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो बन गया, तो जीरो प्लस इनफाइनाइट जीरो बनेगा। अगर हम क्या कर दें, एन डिवाइड कर दें बाहर, जहाँ एन डिवाइड किया तो जहाँ भी एन डिवाइड होगा तो वहाँ तो एन डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, वन। और जहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो जहाँ से मान लो हम क्या कर लें, एन कॉमन लेंगे ना, एन कॉमन लिया हमारे पास तो वन, प्लस हमारे पास जहाँ से एन कॉमन लिया तो जहाँ पे एन डिवाइड भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा हमारे पास, एक तो एन बाहर रहेगा ही। तो मुझे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इनफाइनाइट प्लस जीरो बनेगी। इसी तरह से हमारे पास आ जाए अगर एन प्लस टू, तो क्या करेंगे, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करना है ना, तो अब हम एन से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ पे वन आ जाएगा, जहाँ पे टू प्लस एन आ जाएगा, ठीक है। अब एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कराया तो कोई समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, तो वन क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसी तरह से हमें पता चल जाएगा कि अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो कन्वर्जेंट है, अगर ये नहीं आ रही है तो ये मीन्स की इनफाइनाइट है, तो इसको हम डाइवर्जेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एग्जाम में उन्होंने नहीं ना दिया फाइनाइट इनफाइनाइट वाला, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट भी है, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इनफाइनाइट है, या फिर हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ का यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने कहा था कि बाद में बताऊंगा ताकि एग्जाम्पल भी साथ में समझा सकूँ। तो ये था फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जैसे बाउंडेड है ना हमारे पास, तो इसी साथ हमारे पास क्या होती है, इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव भी होते हैं, बाउंडेड बिलो भी होते हैं ना, तो वो भी थोड़े से थ्योरम है, वो भी मैं करवा देता हूँ। तो फिफ्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं थ्योरम करवा रहा हूँ अभी। तो क्या आ जाएगा, अगर ए एन हमारे पास क्या दिया है, ग्रेटर देन जीरो दिया है, अगर ए एन ग्रेटर देन हमारे पास क्या दिया है, जीरो दिया है, ए एन हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे सीक्वेंस ही होगा, ठीक है ना। अगर ये साथ में दिया होगा, नहीं तो आपको इसको ऐसे लिख लो कि ए एन सीक्वेंस दिया है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ये अनबाउंडेड होगा, और साथ में क्या होगा, अनबाउंडेड अबव होगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अनबाउंडेड, बाउंडेड तो होगा ही नहीं, और अनबाउंडेड अबव होगा, ठीक है। जो सीधा आप इस तरह से याद रख सकते हो। और अगर हमारे पास क्या आ जाए, ए एन लेस देन जीरो आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कोई चीज़ कन्वर्जेंट है ना, तो वो क्या होएगी हमारे पास, साथ में 6 पॉइंट लिख लेते हैं। अगर कोई चीज़ कन्वर्जेंट है ना, तो वो बाउंडेड होगी, ठीक है। जैसे हमने जहाँ पे किया ना कि अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, लेकिन ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है। अगर बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी हो, ठीक है। तो अगर कन्वर्जेंट है तो हम उसको बोल सकते हैं सीधा कि वो बाउंडेड है, लेकिन अगर बाउंडेड दिए तो हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, जो हम पता नहीं कर सकते। कैसे बोल सकते हैं, अगर वो बाउंडेड के साथ क्या हो जाए, डिक्रीजिंग भी हो जाए। अगर हमने बाउंडेड दिया है उसको डिक्रीजिंग प्रूव करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और डिक्रीजिंग कैसे प्रूव करते हैं हमें पता है। डिक्रीजिंग के लिए हमने क्या किया था, जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें किया भी था कि जैसे मान लो हमारे पास क्या कर रहे हैं, ए हमारे पास दिया है लेस देन जीरो, जहाँ से कर लो क्या हो जाता था कि ए एन लेस देन हमारे पास ए टू दिया है, तो हम क्या करते थे, एफ ऑफ ए वन भी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए टू तो हो जाए, तो क्या हो जाता है हमारे पास, डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। तो उसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के साथ ही समझ आएगा।
तो ये क्या होगा, हमारे पास कन्वर्जेंट होगा तो वो बाउंडेड होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंस करेगा यूनिक लिमिट को, ठीक है। अगर हमारे पास किसी कन्वर्जेंस है तो वो क्या करेगा, कन्वर्जेंस टू यूनिक लिमिट, ठीक है। कि एवरी कन्वर्जेंट जो होता है वो यूनिक लिमिट को लिए कन्वर्ज होता है। जैसे मैंने बोला कि 1 के लिए। अब हम करते हैं 7th पार्ट। अब 7th पार्ट क्या दिया है हमारे पास, अभी तक हमने जो किया वो क्या थी, सारी की सारी हमारे पास सीक्वेंस थी। जनरल हमारे पास कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अब टाइप्स भी होती हैं और उसमें से हमारे पास आती है नल सीक्वेंस होती है। तो नल सीक्वेंस से रिलेटेड एक दो थ्योरम है तो वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप सीक्वेंस वाइज आगे पीछे करके कर सकते हो। मैंने जो समझ में आ रही है तो वही करवा रहा हूँ, तो इसको आप कर सकते हो। वैसे तो सीक्वेंस वाइज कर रहा हूँ, पहले सीक्वेंस वाली आए सारी, फिर सीरीज वाली आए। तो अब सीक्वेंस में हमारे पास क्या है, कह रहा है कि अगर हमारे पास ए एन क्या है, नल सीक्वेंस है, ठीक है। तो ए एन हमारे पास क्या है, अगर सीक्वेंस लिख दिया साथ में तो सीधा मैं नल लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, नल दी है सीक्वेंस। अगर वो नल सीक्वेंस होगी तो क्या होगा, हमारे पास जो ए एन होगा वो अप्रोच टू कर जाएगा जीरो को एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी को, ठीक है। तो जैसे हमने जहाँ पे किया वही बात है हमारे पास, लेकिन जहाँ पे क्या था, इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आती थी, जहाँ पे ए एन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो अगर जीरो हम देखें तो जीरो फाइनाइट वैल्यू नहीं होती कोई, ठीक है। जैसे आपने सेट किया था तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो आ जाए तो हमारे पास क्या होता था, वो हमारे पास नल सेट होता था, ना कि वो फाइनाइट सेट होता था, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि अगर इक्वल टू जीरो आ जाए, सेम बात वही है हमारे पास, बस जहाँ फाइनाइट की जगह अगर जीरो आ गया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नल सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ जाएगा आपको क्या कहा मैंने। अभी इसके बाद क्या है हमारे पास, नल सीक्वेंस हो गई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मान लो एल की फॉर्म में, पहले मैं इसको कर लेता हूँ रब, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। तो अभी हम करते हैं 8th पार्ट है जो हमारे पास। तो अब क्या कहेंगे हमारे पास, अगर लिमिट एन अप्रोच टू जीरो कर रहा है, इन्फिनिटी चलो कर लेते हैं पहले वाला, इन्फिनिटी कर रहा है तो ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन, ठीक है। इस तरह से कोई सीक्वेंस है वो इक्वल टू अगर एल दी है हमारे पास तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मोड ऑफ एल लेस देन इक्वल टू वन है, कोई वन से लेस देन है तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज लिमिट एन अप्रोच टू जो इन्फिनिटी करेगा वहां पे ए एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब कि वो भी क्या बन जाएगी, नल सीक्वेंस बन जाएगी। कब, जैसे तुम्हारे पास क्या कहते हैं, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी सीधा करते थे ना जहाँ पे, लेकिन अगर उसने इस फॉर्म में दिया हुआ लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी जहाँ पे है ना, तो मतलब वही है कि इसको ओपन करने के बाद हमारे पास इक्वल टू ये कुछ दिया है, वहां पे हमारे पास एल लेस देन वन होना चाहिए। लेस देन वन मतलब क्या, जीरो तो हो सकता है, क्योंकि अगर जीरो होगा तो फिर तो सीधा होगा, लेस देन वन में इसकी पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो वो इक्वल टू उसको सोल्व करने के बाद इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लिखते जाओ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसमें, ठीक है। तो वैसे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट एग्जाम में है तो उसकी तो मैं एग्जाम्पल भी साथ में करवा रहा हूँ। अदरवाइज जब हम सीक्वेंस में सॉरी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो तब मैं आपको समझाऊंगा बाकी की क्या चीज़ है ये। अब इसके रिलेटेड आई थिंक इतनी वीडियो काफ़ी है, काफ़ी हो गए ना हमारे पास। हाँ, अब 2-3 हमारे पास क्या है इसके रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन हो गए वो हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हमारे पास क्या होगी, जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी वो हमारे पास सीक्वेंस के रिलेटेड वो खत्म हो जाएगी। और सीक्वेंस के रिलेटेड 4-5 थ्योरम भी हैं तो वो थ्योरम भी मैं आपको करवा दूंगा। थ्योरम करने के बाद हमारे पास रह जाएगा क्या, सीरीज का। तो सीरीज मिनिमम हमारे पास 3 या 4 प्रॉपर्टीज या थ्योरम बोल सकते हो। तो अगली वीडियो में हम पूरा का पूरा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड स्टार्टिंग से एंड तक 2-3 वीडियो वो करेंगे। फिर हम उसके बाद कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो वो आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा टॉपिक करना है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई पहली बार आया तो उसको तो अच्छा लगा ही होगा, तो सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स को बताओ ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। और एक मैं क्या करूँगा, बुक्स के रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे हैं बुक्स को लेकर, तो हर बार मुझे सेम ही कमेंट आंसर देना पड़ रहा है। तो एक मैं वीडियो भी बना दूंगा तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो कि कौन सी बुक सजेशन में है। तो मेरे पास जो भी बुक्स हैं जहाँ से मैं सारा नोट्स कलेक्ट करके आपको बना कर दिखा रहा हूँ, तो मैं सारी आपको बुक्स दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ से मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो क्वेश्चन की, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप कहीं से भी नहीं मिलेगा आपको। तो वो आपको जो होते हैं ना उसी को आप शॉर्टकट तरीके से वे से कर सकते हो और आंसर देख सकते हो कि आपका सही आया कि नहीं, अब आप जो भी मेथड्स करवाएं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताओ ताकि हम क्या कर दें, 1000 सब्सक्राइबर हो सके, फिर हम क्या कर सकते हैं, लाइव वीडियोस ले सकते हैं, ठीक है। तो लाइव जब हम एमसीक्यू लेंगे, एमसीक्यू लाइव में आपके क्या हो सकते हैं,
जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो सकते हैं, मैं साथ में आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, तो अदरवाइज फिर क्या होगा, हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी के डाउट होते हैं, तो वो तभी क्लियर हो सकते हैं। अदरवाइज बाद में कोई डाउट पूछता है तो मुझे फिर वीडियो देखनी पड़ती है, तो फिर पता चलता है कौन सा डाउट है। अदरवाइज साथ साथ में होगा तो मेरा टाइम वो बच सकता है। तो फ्रेंड्स को बताओ ताकि सभी को फ़ायदा हो सके इसका। तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच।